Assalamu alaikum guys. So hope that you all are well. So this is the second part of Ode to Gratian Urn. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन डिस्कस की थी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम Ode to Gratian Urn, और इस लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे स्टैंजास की और लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे कौन कौन सी हैं और क्या नाम लेते हैं, थीम्स देखेंगे इसके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सप्लेनेशन है, ये जो पोइम है ये फाइनेस्ट पोइम है जॉन कीट्स की 6 जो ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज़ थी उनमें से एक है। इसको कंसिडर किया जाता है, जॉन कीट्स को माना जाता है कि वो बहुत सेंशुअल पोइट, रोमांटिक पोइट था। सेंशुअल रोमांटिक पोइट के जब हम उसकी पोइट्री पढ़ते हैं तो हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं उसकी पोइट्री में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये जो पोएम है ये लिखी गई थी मई 1890 में। कीट्स जो थे 1975 में पैदा हुए थे। उनका जो लाइफ स्पैन था वो बहुत शॉर्ट था। 1821 में वो ही डाइड। और उन्होंने जैसे कि इस लाइन में लिखा है कि लिटरेचर के लवर्स को छोड़ दिया एक बहुत बड़े सोरो ग्रीफ में। उसकी जो पोएम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न लिरिकल पोइट्री। उसने लिरिकल पोइट्री लिखी है जितनी भी लिखी है, क्योंकि कीट्स जो है उसने न्यू फॉर्म ऑफ पोइट्री लेके आया, पोइट्री में एक नई फॉर्म लेके आया पोएम्स में। उसके हम पोएम में हर जो पोएम है उसमें एक जो स्टैंजा है वो 10 लाइन्स का है, ठीक है। वी कैन फाइंड 10 लाइन्स इन एवरी स्टैंजा। हर स्टैंजा के 10 लाइन्स हैं और ये जो लाइंस हैं इनमें से जो फर्स्ट 4 लाइन हैं वो शेक्सपियरन जो सोनेट है उसकी राइमिंग स्कीम के साथ मैच करते हैं, और बाकी जो लास्ट 6 लाइन हैं वो पेट्रार्कन सोनेट के साथ मैच करते हैं। तो हम लोग दोनों सोनेट्स का जो ग्लिम्स है उसकी पोइट्री में देखते हैं। अब जो ओड टू ग्रेशियन अर्न है वो पब्लिश हुई थी 1820 में फर्स्ट मैगजीन में एनल ऑफ द फाइन आर्ट्स में। अब हम इसकी क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले हम देखेंगे फर्स्ट स्टैंजा की। ये फर्स्ट स्टैंजा है। फर्स्ट स्टैंजा में क्या है, जो पोइट है वो अर्न को देख रहा है, एक अर्थन पोट को देख रहा है और बहुत केयरफुली और ये कह रहा है द अर्न रिप्रेजेंट क्वाइटनेस। मतलब कि पहले बताया था बिल्कुल खामोश है अर्न, कोई बात नहीं कर रहा, वो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे वो बिल्कुल खामोश है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो अर्न है वो फोस्टर चाइल्ड है साइलेंस का मतलब उसका साइलेंस और स्लो टाइम का, कि वो बिल्कुल खामोश है। जैसे हम लोग कोई अडॉप्टेड बच्चा लेकर आते हैं ना तो वो पहले डरा सा खामोश आ जाता है घर में, वैसे। और जिसको पोर्ट्रे किया सेल्विन हिस्टोरियन ने उसकी जो स्टोरी है उसको पोर्ट्रे किया, उसके ऊपर जो लोग वगैरह हैं उनको इनग्रेव करके। बहुत से ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं जो पोर्ट के ऊपर पोर्ट्रे किए हुए, इनग्रेव किए हुए। और जो ये पिक्चर्स हैं ना ये लाइफलेस हैं। लाइफलेस का मतलब है उनमें ज़िंदगी नहीं है, बट वो अपील कर रही हैं कुछ ना कुछ हमें बता रही हैं। द पोइट हैज़, अब उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब वो इंक्वायर करने की कोशिश कर रहा है अबाउट द पीपल, जो लोग उस पर इनग्रेव हैं, डिटेल्स गोड जो हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट मतलब कि जो फ्लूट है, ये सब कुछ क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं अर्थन पोर्ट पे। उसको अभी तक कोई आंसर नहीं मिला है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ये रीज़न है कि जो पोइट है वो एंग्शियस है और वरीड है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ पेंटिंग ऑन द पिक्चर इंस्क्राइब अपॉन द अर्थन पोर्ट। जो पेंटिंग और पिक्चर इनग्रेव हुई हुई है अर्थन पोर्ट पे, उसके बारे में वो इंक्वायर कर रहा है कि ये सब क्यों है, क्या है। उसने हर जगह व्हाट का यूज़ किया है अपने फर्स्ट स्टैंजा में। तो ये सेकंड स्टैंजा है और इस स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि सेकंड स्टैंजा में जो पोइट है वो देख रहा है जो पोर्ट के ऊपर पिक्चर्स इनग्रेव हुई हुई हैं उनको। तो उसने उस पिक्चर में क्या देखा, इन दैट पिक्चर उसने देखा कि एक ब्यूटीफुल सी फेयर यूथ है जो कि एक ट्री के नीचे बैठी हुई है। जो यंग मैन है वो गाना गा रहे हैं, ऐसा गाना जो हमारे कानों ने कभी नहीं सुना, बिकॉज़ ये इमेजिनेशन में गाना है। हमारे जो रियल एयर्स हैं उन्होंने ये गाना नहीं सुना, इसलिए उसने कहा कि जो अनहर्ड मेलोडीज सॉन्ग्स होते हैं वो स्वीटर होते हैं देन द हर्ड वन। अब इस पिक्चर में एक लवर है हु इज़ ट्राइंग टू किस हिज बिलव्ड, जो अपने जो बिलव्ड है उसको किस करना चाह रहा है लेकिन उसको किस कर नहीं पा रहा। द पोइट उसको क्या कहते हैं, से दैट लवर मस्ट वेट टू किस हर, उसको वेट करना चाहिए क्योंकि जो उसकी जो बिलव्ड है उसकी जो ब्यूटी है वो कहीं भागी नहीं जा रही, वो कभी भी अगली या मतलब कि अगली ओल्ड नहीं होगी, वो हमेशा ऐसी रहेगी विद टाइम, मतलब टाइम पैसेज ऑफ टाइम वो हमेशा ऐसी रहेगी एज द पिक्चर, जो कि क्योंकि तस्वीर जो है इमॉर्टल है, उसमें कोई ज़िंदगी तो है नहीं। एंड द लवर जो है कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको तो मिलेगी नहीं। आगे नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट कहता है,
जो नेक्स्ट स्टैंजा है इसमें पोइट जो है सेज दैट द पिक्चर जो पिक्चर इंस्क्राइब हुई हुई है ऑन पेपर स्पीचलेस है और एक्शनलेस है, क्योंकि टाइम जो है इमॉर्टल है। यहाँ पे जो बो है ब्रांचेस हैं ट्रीज़ की वो खुश हैं क्योंकि वो कभी भी अपने जो लीव्स हैं उनको मतलब गिराएंगे नहीं, उन पर कभी ऑटम नहीं आएगा, वो कभी भी स्प्रिंग को गुड बाय नहीं कहेंगे बिकॉज जो पिक्चर है वो एजलेस है, इमॉर्टल है। जो पाइपिंग सॉन्ग जो सॉन्ग्स गा रहे हैं वो एवर लास्टिंग और वो हमेशा न्यू और फ्रेश लाएंगे, लाइक द लवर, उस लवर की तरह हमेशा लाइक द लवर जो कि अपने बिलव को किस करना चाह रहा है लेकिन उसको किस नहीं कर चाह रहा बिकॉज वो उसको चेस कर रहा है और वो भी जो है उसके साथ खेल रही है, उसके आगे आगे भाग रही है। द लव कैन स्टिल बी इन्जॉयड बिकॉज बोथ ऑफ देम विल ऑलवेज चेज ईच अदर। लव जो है हमेशा इन्जॉयड है क्योंकि एक दूसरे को चेस कर रहे हैं और जो प्रोसेस है कभी नहीं रुकेगा। यहाँ पे कुछ ऑटोबायोग्राफिकल रेफरेंसेस भी हैं इन लाइंस में, क्योंकि जो कीट्स है वो खुद एडमायर करता था फैनी ब्राउन को, लेकिन उसकी जो एडमायरेशन है वो उसको कभी हैप्पीनेस नहीं मिली क्योंकि कीट जो था उसकी जो ज़िंदगी थी वो बहुत शॉर्ट लाइफ थी। अब इस पोइम में जो लव है वो फॉर एवर है बिकॉज लाइक द अर्थन पोर्ट दिस पोइम मतलब कि जो अर्थन पोर्ट की तरह जैसे अर्थन पोर्ट इमॉर्टल है इस तरह ये जो पोइम है ये भी इमॉर्टल है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास हो जाएगी, विल कम मतलब कि जनरेशन बाय जनरेशन लोग आएंगे और इस लव को विटनेस करेंगे जो कि जॉन कीट्स ने कंपोज किया, जैसे कि हम लोग आज करें। जो पैशन है लव का इस फॉर मतलब ये जो जितने भी ह्यूमन सेंटिमेंट्स हैं ना उन सबसे ऊपर होता है। जो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है इस स्टैंजा में सोरो, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है दैट द लवर इज़ ऑलवेज वरीड अबाउट हिज लव, वो हमेशा उसके लव के बारे में वरीड रहता है। इस यही रीज़न है कि जो लवर है वो सोरोफुल है बट पैशनेट है। सोरोफुल का मतलब है वो गमज़दा है लेकिन पैशनेट है, उसका जो प्यार है वो अपने लवर के लिए कभी कम नहीं होगा। और जो बर्निंग फॉरहेड है उसका जो माथा जल रहा है और उसकी जो थर्स्टी टंग है वो सिम्टम्स हैं लव के। अब नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट क्या कहता है। सो हेयर इज़ द फोर्थ स्टैंजा एंड इसकी एक्सप्लेनेशन है। जो पोइट है वो अर्न को रोटेट करता है और उसको एक नई पिक्चर मिलती है जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो कहीं जा रहे होते हैं फॉर सेक्रीफाइस। अब पोइट क्यूरियस है अबाउट द सेरेमनी ऑफ द सेक्रीफाइस के, ऐसे कौन सी सेरेमनी है सेक्रीफाइस की। अब पोइट जो है वो ये जानने के लिए एंग्जियस है जो मतलब कि मिस्टीरियस प्रीस्ट के बारे में जो लीड कर रहा है उन बाकी लोगों को जो कि सेक्रीफाइस के लिए जा रहे हैं। और सेक्रीफाइस के लिए आमतौर पर जो जगह होती है कुर्बानगाह आल्टर होती हैं जहाँ पे वेयर सम ये नॉन मुस्लिम होता है जहाँ पे कुछ सम गॉड्स होते हैं, गॉड्स भी फाइंड आउट के मतलब के होते हैं और ये लोग अपने गॉड्स को बलि चढ़ाते हैं। जो प्लेस है उसको डेकोरेटेड किया गया है बाय गार्लैंड्स हारों वगैरह के साथ, और जो स्ट्रीट्स हैं वो खाली हैं क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सारे कहाँ जा रहे हैं सेक्रीफाइस देखने के लिए जा रहे हैं। जो लिटन टाउन और स्ट्रीट्स हैं आर वेटिंग फॉर दीज मैन, उन लोगों का इंतज़ार करेंगे वो बट लेकिन वो लोग कभी वापस नहीं आएंगे। जो अर्थन पोर्ट है वो एजलेस है, लाइवलेस है, सो वो कभी भी मतलब कि उसके ऊपर जो इनग्रेव है वो कभी इधर उधर नहीं हिलेंगे। तो पोइट जो है बहुत इनोसेंटली पूछ रहा है कि क्या ये लोग कभी वापस आएंगे। यहाँ पे एक वर्ड था हर सिल्कन, ये हर सिल्कन, इसका मतलब है कि जो सेक्रीफाइस के लिए लेके जा रहे हैं ना वो एक फ़ीमेल एनिमल है जिसको सेक्रीफाइस के लिए लेके जा रहे हैं लोग। जो लास्ट लाइन्स हैं जितने भी रेफरेंसेस हैं इस पोएम में वो सारे ग्रेशियन हैं क्योंकि जो पोइट कीट्स था वो इन्फ्लुएंस था ग्रेशियन कल्चर और ट्रेडिशन से, इसलिए उसने जितने भी रेफरेंसेस यूज़ किए हैं वो सारे ग्रेशियन किए हैं। अब ऊपर वाली लाइन्स हैं जो लास्ट स्टैंजा वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अर्न जो है वो स्कल्पचर की तरह है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी पिक्चर्स इनग्रेव हुई हुई हैं। और ट्रोडन वीड कैन ऑल्सो भी नोटिस इन द पिक्चर इनग्रेव ऑन द अर्थ, मतलब कि अर्थ जो अर्न है उसके ऊपर ट्रोडन वीड्स बिखरे हुए जो वीड्स हैं वो पड़े होंगे क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो इन वीड्स के ऊपर से गुजर के गए हैं। सम पीपल मतलब कि हाँ सेक्रीफाइस के लिए जब वो जा रहे थे तो उनके ऊपर से द पोइट जो है से दैट द अर्न चाइल्डिंग द प्रेजेंट जनरेशन, अर्न जो है वो प्रेजेंट जनरेशन को खुश करता है बिकॉज द अर्न खुद तो लाइफलेस है येट लेकिन वो बहुत कुछ बोलता है अबाउट द प्रेजेंट जनरेशन के बारे में। वो बिल्कुल खामोश है, साइलेंट है बिकॉज ये हमें कंसोल करता है और हम एक्ट करता है लाइक अ फ्रेंड टू अस। एनवी जो है जेलसी इज़ द इनेट ट्रेट ऑफ ऑल लिविंग मैन बट दिस अर्न इज़ साइलेंट, और लेकिन ये जो अर्न है वो साइलेंट है। जो लास्ट 2 लाइन्स है वो मोस्ट ब्यूटीफुल और फेमस लाइन्स हैं पोइम की क्योंकि वो है ना ब्यूटी इज़ ट्रुथ ब्यूटी दैट्स ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो।
कहते हैं कि एवरीथिंग विच इज़ ब्यूटीफुल वो ट्रुथ है, और एवरीथिंग विच इज़ ट्रुथ वो ब्यूटीफुल है. वी कीप ऑन सर्चिंग ट्रुथ एंड ब्यूटी एट डिफरेंट प्लेसेस, बट बोथ ऑफ देम आर इंटरवोवन इन ईच अदर. वो एक दो ट्रुथ के अंदर ब्यूटी है, ब्यूटी के अंदर ट्रुथ है. और ये जो मैसेज है यही पोइम में इसका मैसेज है कि जो सच है वो खूबसूरत है, और जो खूबसूरत चीज़ है वो सच है. द लवर और द बिलव्ड इज़ नॉट ब्यूटीफुल बट देयर लव इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज देयर लव रिप्रेजेंट ट्रुथ. जो लवर और बिलव्ड है वो खुद खूबसूरत नहीं है, उनका प्यार खूबसूरत है क्योंकि उनके प्यार में क्या है, सच्चाई है. इस पोइम का जो फर्स्ट थीम है वो है इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी. इसमें है कीट्स जो है असर्ट करता है इमेजिनेशन को कि इमेजिनेशन जो है वो बेटर है रियलिटी से. वो इमेजिनेशन को सुपीरियरिटी देता है ओवर रियलिटी. जो इमेजिनेशन होती है वो अनस्ट्रेस होती है, इसके मुकाबले में जो लाइफ होती है वो बहुत हार्श होती है. बहुत से जो पीपल हैं वो विक्टिम होते हैं अपने सर्कमस्टांसिस के. देयर एक्शंस एक्चुअली आर द रिएक्शन टू द सर्कमस्टांसिस. जो सर्कमस्टांसिस होते हैं उनके मुताबिक वो जो अपना काम करते हैं. इन इमेजिनेशन में जो बंदा जो है कुछ भी कर सकता है, जो वो ना कर सकता हो वो भी कर सकता है. जैसे कि जहाँ यहाँ उन्होंने एग्जांपल दी, जो ब्लाइंड है वो देख सकता है, जो बहरा है वो सुन सकता है, जो हैंडीकैप है वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है अपनी इमेजिनेशन में. इसलिए जो इमेजिनेशन है वो सुपीरियर है टू रियलिटी. होल पोइम जो है वो इमेजिनेटिव है. पोइट जो है वो हेयर सुन रहा है इमेजिनेशन में म्यूज़िक, हालांकि वो म्यूज़िक जो है वो प्ले नहीं हो रहा रियलिटी में. और उसने कहा है यहाँ पे, उसने एक्सप्रेस भी किया, हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीटर बट दोज अनहर्ड आर मोर स्वीटर. सो जो किड्स की स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन है वो हेल्प करती है टू क्रिएट म्यूज़िक एंड लिसन इट. कि म्यूज़िक क्रिएट हो रहा है वो उसको सुन रहा है, और जो मेलोडीज़ हैं जो वो सुन रहा है हालांकि वो जो एग्जिस्ट नहीं करती रियलिटी में वो मोर प्लेयरेबल हैं. और इमेजिनेशन इसलिए भी प्लेयरेबल होती है क्योंकि जितनी भी विशेज़ होती हैं हमारी वो सारी की सारी सच हो जाती हैं. इसके मुकाबले जो रियलिटी है वो एक बैरन और बोरिंग चीज़ है, और ये कंपेल करती है पर्सन को टू रिएक्ट ऑन अ सिचुएशन, कि वो सिचुएशन पर रिएक्ट करे रादर देन एक्शन. जो रिएक्शन होता है ना वो रिक्वायर्ड होता है रियल लाइफ में. एक्शन वाला कोई ना हो रहा हो, हम लोग को रिएक्शन कोई ना कोई करना पड़ता है लाइफ में. इमेजिनेशन किसी लॉजिक के लिए बाउंड नहीं करती, ये लिमिटलेस है. इसलिए कि इट एनहांसेस द कैपेबिलिटी डूइंग द अर्निंग. जो चीज़ हम नहीं कर सकते ये उसको भी करने वाली जो कैपेबिलिटी है वो इसमें होती है इमेजिनेशन. जो सेकंड थीम है वो है आर्ट वर्सेस लाइफ. जॉन कीट्स जो है वो जो आर्ट की परमानेंस है उसको भी बहुत फोकस करता है. अनटिल नाउ ही हैज़ अफर्म दैट, अब तक उसने बहुत पुख्ता कर दिया दैट द आर्ट इज़ सुपीरियर. लेकिन वो सुपीरियर क्यों है? इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्पिरिटी ऑफ आर्ट ही रेफर्स लवर्स पेंटेड ऑन द ग्रेशन. एंड उसने लवर्स को रेफ़र किया जो कि ग्रेशन के ऊपर पेंटेड होते हैं. दे आर ट्राइंग टू किस ईच अदर बट मतलब कि द पोएट से देयर लव इज़ परमानेंट एंड अनएंडिंग. वो एक दूसरे को किस कर नहीं पा रहे, लेकिन उनका जो लव है वो हमेशा वैसे का वैसा रहेगा, अनएंडिंग रहेगा. वो एक दूसरे से बोर नहीं होंगे. लोग मर जाएंगे, ओल्ड जनरेशन जो है उनको रिप्लेस कर देगी न्यू जनरेशन. टाइम पास हो जाएगा सेंचुरी, बट द पैशन ऑफ लव विल नेवर फेड. उनका जो लव का पैशन है वो कभी भी फेड नहीं होगा. इंडीड उनका जो लव है वो परमानेंट है, एवर लास्टिंग है. सिमिलरली जो म्यूजिशियन है वो अपना म्यूज़िक परमानेंटली प्ले करते रहेंगे. उनका जो म्यूज़िक है वो कोई भी सुनना बंद नहीं कर सकता. उनका जो म्यूज़िक है सुना जाएगा सदियों तो सदियाँ. जो ग्रेशन ऑन है वो हमें कॉन्टीन्यूड स्टोरी बताता रहेगा. हालांकि हम लोग मर भी जाएंगे, पोइट की डेथ हो जाएगी, हमारी डेथ हो जाएगी, अगले आने वाले जो लोग हैं वो उनको अपनी स्टोरीज़ बताएगा. इस तरह जो ब्यूटीफुल गर्ल है जो कि अर्न के ऊपर पेंट हुई हुई है वो कभी भी ओल्ड नहीं होगी. इफ़ शी इज़ हैप्पी शी विल रिमेन हैप्पी फॉर एवर. अगर वो खुश है तो वो हमेशा खुश रहेगी. इसीलिए जो आर्ट है इसी तरह वो परमानेंट है और एवर लास्टिंग है एज़ कम्पेयर टू लाइफ. लेकिन जो लाइफ है वो क्या है? लाइफ इज़ फ्लेक्सिबल. जो चेंज है इज़ द लॉ ऑफ नेचर. मतलब कि नेचर का एक लॉ है कि चेंज होती है. इसमें प्लेयर्स भी होते हैं, पेन्स भी होते हैं. कभी कभी हमें जॉय देती है, कभी कभी हमें सॉरो देती है. इसी तरह जो लाइफ है वो एज़ कम्पेयर टू आर्ट फ्लेक्सिबल है, चेंज होती रहती है. थर्ड वन है ब्यूटी एंड आर्ट. इसमें जो लास्ट स्टैंजा है ना पोएम का वो अबाउट द ब्यूटी ऑफ आर्ट है. जो पोएट है वो एम्फसाइज करते हैं इम्पोर्टेंस और पीपल्स को एडवाइस करता है तो शेल्टर अंडर द आर्ट. आर्ट इज़ ब्यूटीफुल इन हिज. उसकी आंखों में जो आर्ट है वो बहुत ब्यूटीफुल है. इट ब्यूटीज लाइज इन इट्स एटर्निटी. के जो आर्ट है एटर्नल है, सदियों तो सदियाँ चलता है. पीपल जो हैं फेड हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, बट जो आर्ट है वो वैसा का वैसा ही रहेगा. वो जो ह्यूमैनिटी जो ह्यूमन्स हैं उनको कंफर्ट करता रहेगा.
उसने जो इम्पोर्टेंस है ना ब्यूटी की लाइफ में वो ऐसे दिखाई है, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी दैट्स ऑल, ये सब कुछ उसने। और ये जो पोएम है ये एम्फेसाइज करती है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट। जो स्कल्पचर्स कार्व्ड हुए हुए हैं टू राइट दिस ऑड वाज इन्फ्लुएंस द पोइट, उसमें उन्होंने पोइट को इन्फ्लुएंस किया कि वो लोग ये लिखें। और इस पोइम को कोई भी इतने अच्छे तरीके से, इतने माइन्यूटली फ़िलोसफिकल आइडिया से कोई भी सम अप नहीं कर सकता जो जैसे कीट्स ने किया। थैंक यू वेरी मच। नहीं, थैंक यू नहीं, अभी रहता है। हम एनालिसिस करने लगे हैं अबाउट द पोइटिक डिवाइसेस जो यूज़ हैं। वैसे तो पोइटिक और लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी पोइटिक डिवाइसेस होती हैं जो सिर्फ पोइट्री में यूज़ होती हैं, बाकी ड्रामा नॉवल वगैरह में ये चीज़ें यूज़ नहीं होती, सिर्फ पोइट्री में यूज़ होती हैं। और वो यहाँ हैं, जैसे कि ओड एक ट्रेडिशनल पोएम है जिसको हम लोग गा के बताते हैं। द एंशिएंट ग्रीक यूज टू सिंग देयर ओड, वो अपने पोएम्स को गा कर बयान करते हैं। जो स्टेंजा है एक पोइटिक फॉर्म होती है कुछ लाइंस की। इस पोएम के 5 स्टेंजाज हैं, ईच दैम कंसिस्ट ऑफ 10 लाइन्स, हर स्टेंजा 10 लाइनों का मतलब है। एंड राइम जो होते हैं वो यूज इसलिए होते हैं क्योंकि जो स्टेंजा उसको मेलोडियस बनाया जाए, उसको गा कर सुनाया जाए। और मतलब अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं जो एंड पर राइम करें, वही गाने में अच्छी लगती हैं। सो इसमें जो पोएम में है फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा है जो वो राइमिंग वर्ड्स है, जैसे कि टाइम, राइम, बोथ, लोथ। राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी, ये जो लिखी हुई है। देन अ वेरिएशन ऑफ सी डी ई डी सी ई राइमिंग स्कीम थ्रू आउट द पोएम विद आयम्बिक पेंटामीटर। पहले ये वाली फॉलो हो रही थी, उसके बाद थोड़ी सी वेरिएशन आ गई उसमें। और आयम्बिक पेंटामीटर जो होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ मीटर कंसिस्टिंग ऑफ 5 आयम्स। 5 आयम्स यूज़ होते हैं। द पोएम कंसिस्ट ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर सच एज, दो ये जो इसमें रेड कलर के बने हुए हैं ये आयम्स हैं। फर्स्ट 5 है, देन 3, फिर 5 और फिर 3। और जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं इसमें वो 2 हैं, एक है सिंबलिज़म और एक है पर्सोनिफिकेशन। सिंबलिज़म का मतलब होता है कि हम लोग पोएम में कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर सिंबल्स उनको सिंबलाइज़ करते हैं थीम के साथ, पोएम के थीम के साथ मतलब सिंबलाइज़ करते हैं। जैसे प्लांट एंड जो ट्रीज़ हैं इसमें सिंबलाइज़ करें यूथ एंड स्प्रिंग को। यूथ को कैसे करें, प्लांट एंड ट्रीज़ है, स्प्रिंग मैं पहले स्प्रिंग को कैसे करेंगे, जो प्लांट्स और ट्रीज़ हैं उनके जो लीव्स हैं वो कभी भी शेड नहीं होते, कभी भी गिरते नहीं हैं, तो वो हमेशा उन पर क्या रहती है, स्प्रिंग रहती है। जो अर्न इटसेल्फ है, अर्न जो खुद है वो किसको कर रहा है, लाइफ और टाइम, क्योंकि मतलब कि टाइमलेस है, उसका टाइम रुका हुआ है, हालांकि जो लाइफ है उसका टाइम नहीं रुकता वगैरह। और पर्सोनिफिकेशन जो है वो होती है ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देना किसी लाइफलेस थिंग को। जैसे कि हमने अर्न को कहा कि तुम ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस हो, ब्राइड जो है एक ह्यूमन बीइंग है, हमने उसको एट्रीब्यूट कैसे दे दिया अर्न को। और सेल्वन हिस्टोरियन, ऐसे हिस्टोरियंस एक ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जो ओल्ड स्टोरीज़ को बयान करते हैं, तो हमने अर्न को कहा कि तुम एक सेल्वन हिस्टोरियन है जो कि कोई ओल्ड स्टोरी को प्रेजेंट कर रहे। अब जाके लेक्चर हो गया ख़त्म। सो थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब माई चैनल, बताइएगा कैसी लगी वीडियो, इज़ इट हेल्पफुल फॉर यू और नॉट, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।